ऐसी ऐसी स्थितियों को नकारा जाए और महिलाओं को राजनीति में बड़ी भूमिका दिया जाए और उनके 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 जीवन में सुधार का एक बहुत बड़ा आधार होगा। जब वो सत्ता में आएंगी तो उनकी समझ बढ़ेगी, समस्या क्या है, और समझ के साथ साथ वो समझ तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हम सत्ता में नहीं है कि हम उसको दूर कर सकें। तो वो समस्याओं को समझ के साथ साथ उन्हें दूर करने का भी अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि सत्ता के माध्यम से ही हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चिंतन तो कर सकते हैं, चर्चा तो हम कर सकते हैं, हमारे जैसा अध्यापक रोज चिंतन चर्चा करता है, लेकिन दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम पावर में आए। और जब महिला पावर में आएगी तो अपनी जो उनसे जुड़ी समस्याएं हैं उनको वो दूर करेंगी, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, उनका उत्थान होगा, उनका हर तरह से कल्याण होगा, उन्हें समानता मिलेगी। चौथा, नारी एकता और नारी नारी सहयोग। नारी एकता और नारी नारी सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने में नारी एकता पे बल दिया जाए। और आज तो इंटरनेट वगैरह का दौर है, आज पूरी दुनिया की महिलाएं वैश्विक स्तर पे कहीं जुड़ के अपनी बातचीत कर सकती हैं। धर्म वो और उनका हर दुनिया के हर स्तर पे शोषण हुआ है, तो दुनिया के हर स्तर पे उनकी समस्या को समाधान करने के लिए उनको एक होना पड़ेगा, उनको एकजुट होना पड़ेगा। और आज दुनिया में हर नारी को अपने आपसी अगर कोई विरोध है भी तो उसे भुला करके अपने हितों को महत्व देना होगा, आगे आना होगा। और अगर किसी आधार पे उस आंदोलन को बांटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, तो उन्हें उसे समाप्त कर उन्हें आपसी सहयोग बढ़ा करके, क्योंकि हर तरह का जो उन्हें बांटने की प्रवृत्ति होगी उनके आंदोलन को कमजोर करेगी। तो नारी एकता और नारी सहयोग पूरी दुनिया के स्तर पर स्थापित करना होगा। उन्हें सर्वोपरि महत्व देने के लिए आवश्यक है कि नारी अपनी सभी विरोधों को भूल के एक हों और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के महिलाओं के उत्थान के लिए काम करें। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उन्हें पहले अपने अंतर्द्वंद को दूर करना होगा। अगला, नारीवाद के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु कानून और प्रशासनिक व्यवस्था। नारीवाद तथा कानून व्यवस्था या नारीवाद और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कानून निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसे कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि नारीवाद के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कानून व्यवस्था। आज महिलाओं को जो सम्मान दिलाना है उसके लिए बहुत आवश्यक है। गिनती मैंने छोड़ दिया है, आप काउंटिंग कर लीजिएगा। हमको लगता है 1 2 3 4 5वां नंबर है ये, कि महिलाओं को के लिए कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जाए। उनके जो नारीवाद का लक्ष्य है, महिलाओं को सम्मान, स्वतंत्रता, जीवन स्तर चुनना, तो कानून को चाहिए कि उन्हें पूरी सुरक्षा दे। वो घर में रहे, घर से बाहर रहे, विवाह करे ना करे, एक गाना है ना कि मेरी मर्जी, जैसे वो चाहे रहे, उसके लिए कानून को, राज्य को, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्था देनी होगी। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने, हम बहुत बहुत आभारी हैं कि महिलाओं की उन्नति के लिए निरंतर काम किया है। चाहे महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश की बात हो, उनके जीवन साथी चुनने की बात हो, अलग नौकरियों की बात हो, परिवार में बसने की बात हो, विवाह करने न करने की बात हो, अपने बच्चों के स्वरूप को चुनना हो, तो ये सारे स्तर पे हमारी सरकारों ने और खासकर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है। अरे अब तो मैं बताऊं कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कर दिया है कि आप किसी महिला को कुछ देर तक देख भी नहीं सकते हैं। वही पार्लियामेंट में इससे बहुत बहस हो रही थी कि शरद यादव ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत डर है कि अगर कोई महिला किसी जगह जा रही है, कोई पुरुष भी जा रहा है, महिला इस आधार पे रिपोर्ट लिखवा देगी, पुरुष को जेल जाना पड़ेगा कि उसका पीछा कर रहा है। अरे भाई, मान लीजिए एक सिनेमा हॉल तक मुझे भी जाना है, महिला को भी जाना है, रास्ते में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं अगर है, तो मुझे जरूर, जाहिर सी बात है कि रास्ते में उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो ये पार्लियामेंट के मेंबर थे शरद यादव जी ने, उन्होंने इस भारतीय संसद में कहा
और खास करके जो दिल्ली की घटना के बाद हमारी सरकार ने और ज़्यादा इस पे हमारी न्यायपालिका ने, हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को बहुत सख्त किया कि आप किसी महिला को देख भी नहीं सकते हैं, देखने पे भी आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो आज सरकारों को चाहिए कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। हाँ ठीक है, उसका दुरुपयोग ना होने पाए, ये भी ध्यान रहे, क्योंकि अगर पुरुषवादी मानसिकता, पुरुषवादी तत्वों का दुरुपयोग हुआ तो किसी भी कानून का दुरुपयोग, जो कि भारतवर्ष में बहुत बड़ा देखने को मिलता है, वो ठीक नहीं है। जैसे दहेज का बहुत सारा दुरुपयोग हुआ, तो दुरुपयोग ना हो, तो उनके हर तरह के उनके आधार को मजबूत किया जाए, कानून उनके साथ हो, घर में रहें, बाहर रहें, नौकरी में रहें, ना रहें, अकेली रहें, विवाह करें ना करें, सारे चीजों में उन्हें सरकार से चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भ्रूण हत्या को पूरी तरह से रोक दिया गया है। अरे भ्रूण हत्या तो दूर है, मैं अस्पतालों में जाता हूं तो जांच करना भी रोक दिया है। डॉक्टर ने लिख दिया कि ये जांच करना की बात करना भी कानूनन अपराध है। तो जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो, उन्हें स्वतंत्र चिंतन धारा हो, उन्हें अपना निर्णय लेने का अधिकार हो, उनके समानता और स्वतंत्रता प्राप्त हो, बहुत सारे हमारे किसी भी तरह से उनका शोषण न हो, उन्हें उच्च सम्मान मिले, अधिकार मिले, योग्यता के अनुसार पद मिले। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि नारीवाद का मतलब ये हो जाएगा कि योग्य नहीं है पद दे दिए, नहीं नहीं, योग्यता के अनुसार पद मिले, लेकिन कोई भेदभाव ना हो। तो ये हुआ नारीवाद और कानून व्यवस्था। अगला है नारी और नारीवाद के प्रसंग में समाज की भूमिका और स्वयं नारी की भूमिका। नारी और नारीवाद के संदर्भ में समाज एवं स्वयं संदर्भ में स्वयं नारी की भूमिका। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये आंदोलन तो नारी को मजबूत करने की बात है। और आपसे एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि नारी का जो ये विभेदीकरण है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से है। जैविक रूप से कहीं से भी प्रकृति ने उन्हें कमजोर नहीं किया। और गांधी जी की बात मान भी लें थोड़ी देर के लिए, अगर वो कमजोर भी हैं तो भौतिक साधनों में हैं, लेकिन आत्मिक, चारित्रिक, नैतिक और मस्तिष्क सोचने क्षमता में पुरुषों से भारी हैं। मैंने पहले बता दिया कि विज्ञान भी सिद्ध करता है कि महिलाओं का दोनों ब्रेन साइड काम करता है, पुरुष का एक साइड। अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया। तो इसमें ये जो भूमिका है, इस भूमिका में सामाजिक स्थिति ने ही उनकी स्थिति को खराब किया है। और इसके लिए स्वयं नारी को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा। ऐसा मत समझिएगा कि नारीवाद आंदोलन में पुरुषों का योगदान नहीं है। जे.एस. मिल ने बहुत, जो उनकी पुस्तक आई, मैं बार बार नाम ले रहा हूं, 1859 में द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसे नारियों के बड़े सम्मान और हर तरह के अधिकार देने की बात कही। एक पुरुष बड़े लेखक के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास था यूरोप के स्तर पे। तो नारीवादी आंदोलन में पुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा मत समझिएगा कि पुरुष, हाँ एक अलग बात है कि एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं को दबा के, कुचल के शोषण करना चाहता है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग उन्हें आगे लाना चाहता है। वो समझता है कि अगर ये आगे नहीं आएंगे तो दुनिया में किसी भी समाज का विकास नहीं होता। मैं तो बार बार व्यक्तिगत स्तर पर आपको बताऊं कि बार बार अपने क्लासेज में कहता हूं कि किसी भी दुनिया के स्तर में अगर महिलाओं को आगे अगर नहीं लाएंगे तो उनका विकास नहीं होगा। तो महिलाओं को आगे ला करके ही आप विकास कर सकते हैं पूरे समाज में, क्योंकि आपने 50% क्षमता को तो मार दिया, जो सबसे बहुत पहले प्लेटो ने कहा था। हालांकि उसका उन्होंने थोड़ा रूप थोड़ा अलग कर दिया, उसमें हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। सांस्कृतिक रूप से जो पसंद किया वगैरह वगैरह, तो मैं उसको चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ये बात प्लेटो ने कही तो, लेकिन अगर हम देखें तो महिलाओं की खुद की स्थिति में महिलाओं का जो बहुत विभेद है, महिलाएं खुद महिलाओं के पुत्रियों के जन्म में खराब व्यवहार करती हैं, आहार विहार में खराब व्यवहार करती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्हें कम स्तर का भोजन देती हैं, सुविधाएं देती हैं, शुरू से सांस्कृतिक स्तर पे दबा के रखती हैं। मैं यहां फिर एक बार सिमोन दे बोवा का उदाहरण दूंगा, जिन्होंने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में लिखा कि महिला बाई बर्थ नहीं, बाई सोसाइटी होती है। बचपन से ही तुम महिला हो, तुम महिला हो, तुम महिला हो, ऐसे महिला फेमिनिस्ट प्रतीकों से उन्हें लाद देती हैं। चेतना के स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे महिलाओं को कमजोर करने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। बच्चों को प्रारंभिक स्तर पे सजना, संवरना, तैयार करना,
अरे मुझे तो बहुत ताजुब होता है, छोटी छोटी बच्चियों को इतना सजा दिया जाता है, ये क्या है? मजाक है उनको? शुरू से ही आप बता रहेगा महिला, अरे ये बताओ कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा कैरियर है, तुम्हारा योगदान है, तुम्हें समाज में आगे जाना है। तो महिलाओं का जो भूमिका है महिलाओं के उत्थान में, ये बहुत सारे समाजों में, खास करके मैं अपनी बात की करूं तो हमारे भारतवर्ष में बहुत ही खराब स्थिति है। इन्हें उसे सुधार करना होगा। चाहे महिलाओं को बच्चियों के लालन पालन की बात हुई, चाहे उनके सम्मान देने की बात हुई, समाज तो भूमिका देगा ही, समाज तो भूमिका उनको देना ही देना है कि वो महिला चाहे परित्यक्त हो, तलाकशुदा हो, अकेली रहती हो, विवाह करे ना करे, उसे पूरे सम्मान समाज दे, उसे पूरा उसके साथ लगाव रखे, पूरा उचित स्थान दे, उसके पुनर्वास की व्यवस्था हो उसके साथ। लेकिन स्वयं नारी की जो भूमिका है उसे भी मजबूत करना होगा। हमारे यहां गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि मोहे न नारी नारी के रूपा। सचिन नाथ सान्याल ने विचार विनिमय में लिखा है कि अगर कोई महिला जब पुरुष महिला के ऊपर अत्याचार करता है तो अत्याचार की करते समय वो कुछ तत्व छोड़ देता है, लेकिन जब महिला पर अत्याचार करती है तो अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। ये सचिन नाथ सान्याल महान क्रांतिकारी भारत के अपनी पुस्तक विचार विनिमय में लिखा है, जो भगत सिंह के गुरु हुआ करते थे। गोस्वामी जी ने कहा है कि मोहे न नारी नारी के रूपा। महिला अगर यह मान ले कि हमको महिला का शोषण में हाथ नहीं बटाना है, तो मेरा यह दावा है कि दुनिया के की महिलाओं का शोषण कम से कम अपवाद छोड़ के ही रह जाएगा। कहीं कहीं उस पुरुष के शोषण में महिलाओं का हाथ है, चाहे उनको जलाना हो, मारना हो, प्रताड़ित करना हो, सांस्कृतिक कमजोर करना हो, सजना हो, संवारना हो। सजने संवारने से हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध है कि उनको एक सौंदर्य गुड़िया बना दिया जा रहा है। उनको चेतना और विज्ञान की धारा पहले कैरियर ना रख करके उनको फेमिनिस्ट प्रतीकों में उलझाया जा रहा है। उनको मानसिक रूप से महिला हो एक कमजोर किया जा रहा। बाकी तो ठीक है जैसे है अपना, तो चेतना का स्तर पे जो कमजोरी आ रही है उसमें महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है और इस मिथक को तोड़ना होगा। स्वयं नारी को बड़ी भूमिका देखनी होगी, इस आत्महीनता के आत्म स्वरूप को बाहर लाना होगा। हम देखें तो उच्च वर्ग की महिलाएं, बहुत मध्य वर्ग की बहुत महिलाएं, प्रशिक्षित, पढ़ी लिखी, धनाढ़ संपन्न, कहीं भी महिलाओं के शिक्षा के लिए कोई काम नहीं करती हैं। अपवाद छोड़ दीजिए, जबकि वो कर सकती हैं, लेकिन वो चाहती तो अपने अन्य पिछड़े, शोषित, वंचित, पीड़ित महिलाओं के लिए कुछ कर सकती थी, करती भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं करती हैं। तो महिलाओं को स्वयं अपने सारे आपसी भेदभाव भुला करके, चाहे वो भेदभाव स्थान को लेके हो, चाहे संस्कृति को हो, चाहे जन्म को लेके हो, जाति का हो, रंग का हो, सारे भेदभाव भुला करके उन्हें महिलाओं के उत्थान में काम करना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा, समाज को सम्मान देना होगा, समाज को उनको अच्छी भूमिका देनी होगी। समाज को, चाहे वो डाइवोर्स लेडी हो, परित्यक्त लेडी हो, चाहे वो अकेली रहती हो, चाहे वो सिंगल पेरेंट्स के रूप में रहना चाहती हो, अविवाहित रहना चाहती हो, बिना विवाह के वो अपने जीवन साथी के साथ रहना चाहती हो, इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देंगे भारतवर्ष में कि कोई भी एक निश्चित उम्र की महिला, वयस्क महिला, किसी से बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रहने की पूरी आजादी है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा सिंबल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि कोई शादीशुदा महिला अगर वयस्क है अपनी इच्छा से विवाहेतर संबंध स्थापित कर सकती है। धन्यवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को। अगर पुरुष कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती है? तो ये जो महिला होने के नाते उसके ऊपर तरह तरह की प्रताड़ना थी। अगर गलत है तो दोनों के लिए गलत हो, चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं गलत है। कुछ हमारे पुरुषवादी मानसिकता के लोग कहते हैं गलत है, तो गलत है, दोनों के लिए गलत हो, सजा हो, दोनों के लिए सजा हो। पुरुष हो के आप करें मौज और महिला हो के उनको रोका जाए, तो उनको भी अपना जीवन जीने का अधिकार मिले, समाज के रूप में उन्हें पूरी मान्यता मिले और महिला स्वयं उन्हें पूरी सहमति दें, पूरा माहौल दें, महिला शिक्षा को बढ़ाया जाए। महिला शिक्षा पर देखिए, अगर एक महिला, हमारे यहाँ बहुत
कहा जाता है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होगा तो एक परिवार शिक्षित होगा, और एक महिला शिक्षित होगी तो दोनों तरफ की पीढ़ियां शिक्षित होंगी, उसके दोनों तरह का सम्मान बढ़ेगा। एक महिला कोई पद पाई तो उसके पिता के पक्ष से भी बहुत उसका नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसके पति के पक्ष से भी नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक पुरुष कोई पद प्रतिष्ठा पाता है तो सिर्फ उसके पिता के तरफ से। तो महिला दोनों पीढ़ियों को शिक्षित करती है, दोनों स्तरों को लेकर चलती है, इस नाते उसका आगे आना बहुत जरूरी है, उन्हें सम्मान मिले और मानवता के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उन्हें उचित भूमिका मिले। और अंत में निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि नारीवाद एक वैश्विक आंदोलन है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, हर तरह के शोषण को समाप्त करना चाहता है। आज पूरी दुनिया की यह मांग है कि होनी चाहिए, अगर नहीं है तो होनी चाहिए कि महिलाओं को हर तरह से समानता का दर्जा पुरुष दे, उनकी हर तरह से भूमिका हो, तभी हम एक आदर्श समाज, उज्जवल समाज की बात कर सकते हैं। तो अमर्त्य सेन साहब जो नोबेल पुरस्कार पाए थे, नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था, अमर्त्य सेन साहब का मानना है नोबेल पुरस्कार इनको मिला